इंटरनेट पर मीम्स तो हम सभी रोज देखते हैं। मतलब स्क्रॉल करते हुए हंसी मजाक करना बहुत आम बात है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक साधारण सा मीम पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी खड़ी कर सकता है? सुनने में एकदम अजीब लगता है ना? खैर, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही रातों रात वायरल हुए मूवमेंट की कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसे कॉकरोच मूवमेंट का नाम दिया गया। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई इंटरनेट का मजाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी और थोड़ी डराने वाली सामाजिक सच्चाई छिपी है, जो पूरे के पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले बयान से। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई चल रही थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां एक कथित मौखिक टिप्पणी सामने आई। देश के बेरोजगार नौजवानों की तुलना सीधे कॉकरोच और समाज का खून चूसने वाले परजीवियों यानी पैरासाइट से कर दी गई। मतलब सोचिए, ये बात कितनी चुभने वाली है। इस एक बयान ने एक चिंगारी का काम किया। सिस्टम से निराश और थके हुए युवाओं का जो कच्चा गुस्सा था, उसे अचानक एक आवाज मिल गई। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक पूरा का पूरा प्रतीक बन गया। और इस बयान के बाद जो हुआ वो एकदम अनरियल था। प्रतिक्रिया का वॉल्यूम देखिए। इस टिप्पणी के महज 24 घंटे के भीतर जो रिएक्शन आया, वो किसी भी पैमाने पर हैरान करने वाला था। 30 साल के एक पूर्व राजनीतिक सोशल मीडिया वर्कर ने बस एक साधारण सा गूगल फॉर्म शेयर किया था, और देखते ही देखते 37 लाख से ज्यादा लोग इस कॉकरोच टैग के नीचे आ खड़े हुए। इंस्टाग्राम पर तो कुछ ही दिनों में फॉलोअर्स करोड़ों में पहुंच गए। ये कोई आम सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं था, ये एक प्रॉपर विस्फोट था। और इसी विस्फोट से जन्म हुआ एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक दल का, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। देश की बड़ी पार्टियों पर सीधा कटाक्ष करते हुए इन्होंने अपनी टैगलाइन रखी, आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज। मजे की बात तो यह है कि इनकी एलिजिबिलिटी भी पूरी तरह मजाक थी। मतलब बेरोजगार होना, आलसी होना और इंटरनेट पर शिकायत करना। लेकिन ये मजाक तब एक बहुत ही गंभीर समाजशास्त्रीय चर्चा में बदल गया, जब इसके समर्थकों ने असल में बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। ये साफ दिखाता है कि इंटरनेट का एक मीम कैसे चुनावी राजनीति की चौखट तक पहुंचने की ताकत रखता है। अब व्यंग्य के पीछे की सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेट कल्चर से थोड़ा बाहर आकर देखते हैं कि असल में बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। यह मूवमेंट महज एक वायरल हैशटैग नहीं है, बल्कि ये युवाओं के बीच फैली बेरोजगारी के उस गंभीर संकट का सीधा रिजल्ट है, जिसने इस पूरी आग में घी डालने का काम किया है। चलिए इसे डेटा से समझते हैं। जब राष्ट्रीय बेरोजगारी दर को देखा जाता है, तो वो लगभग 5.1% दिखाई देती है। सुनकर लगता है कि चलो सब अंडर कंट्रोल है ना? लेकिन जैसे ही 15 से 29 साल के युवाओं का डेटा फिल्टर किया जाता है, तो यह आंकड़ा सीधा 3 गुना उछलकर 15.2% पर पहुंच जाता है। और बात अगर शहरी क्षेत्र की शिक्षित युवा महिलाओं की हो, तो यह 20% के भी पार चला जाता है। ये नंबर्स खुद चीख कर बता रहे हैं कि नौजवानों के अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन आखिर क्यों भरा हुआ है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ नौकरियां ना होने पर खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है एम्प्लॉयबिलिटी गैप। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारे देश के आधे से अधिक यानी लगभग 57.4% ग्रेजुएट्स आज के इंडस्ट्री में काम करने के लायक ही नहीं है। मतलब डिग्री तो हाथ में है, लेकिन काम करने की वो स्किल्स ही नहीं है जो कंपनियों को चाहिए। जब पढ़ाई और नौकरी के बीच इतना बड़ा गड्ढा हो, तो सिस्टम से खुद को बाहर महसूस करना एक बहुत ही भयानक गुस्से को जन्म देता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बिना लीडर वाले इस आक्रोश का खतरा क्या है? इस भारी भरकम गुस्से का अंजाम क्या होगा? इतिहास गवाह है कि केवल इंटरनेट के गुस्से और बिना लीडरशिप वाले आंदोलनों की जो लाइफ होती है, वो बहुत छोटी होती है। लोगों को इकट्ठा कर लेना एक बात है, लेकिन उस भीड़ को एक असली जीत में बदलना एकदम अलग गेम है। इन दो ऐतिहासिक उदाहरणों से इसे बिल्कुल साफ साफ समझा जा सकता है। एक तरफ 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट और दूसरी तरफ 2010 से 2012 का अरब स्प्रिंग। दोनों ही जगह लोगों में भयंकर गुस्सा था। सोशल मीडिया की रीच तो रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी, लेकिन सही स्ट्रक्चर के बिना क्या रिजल्ट आया? भारत में एक ठोस लोकपाल नियुक्त होने में पूरे 8 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। और अरब स्प्रिंग में कई देशों में सरकारें तो गिर गईं, लेकिन बिना किसी मजबूत केंद्रीय ढांचे के वहां का पूरा सिस्टम ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बिना स्ट्रक्चर के इंटरनेट का गुस्सा कुछ ही हफ्तों में भाप बनकर उड़ जाता है। तो फिर समाधान क्या है? इस संवैधानिक ढांचे में वो कौन सा रास्ता है जो इस आक्रोश को सही दिशा दे सके? इसका जवाब कोई नया वायरल ट्रेंड नहीं है, बल्कि वो हमारे पास पहले से मौजूद है। हमें एक ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत है जो समाज को सिर्फ रिएक्ट करने वाले गुस्से से बाहर निकाले और प्रोएक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाए। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है।
इसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 1976 में 42nd संशोधन के तहत इसे हमारे संविधान में एक मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पॉपुलर किया गया ये कॉन्सेप्ट आज की नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के भी एकदम केंद्र में है। इसका सिंपल सा मतलब है, किसी भी बात को आंख बंद करके मत मानो, तथ्यों की जांच करो, सबूतों का सम्मान करो। एविडेंस बेस्ड थिंकिंग ही वो अल्टीमेट हथियार है जिससे समाज के किसी भी दावे को सही से परखा जा सकता है। अब ये एविडेंस बेस्ड थिंकिंग आखिर काम कैसे करती है? इसके लिए हर दावे के सामने ये 4 बुनियादी सवाल खड़े करने होंगे। चाहे वो दावा किसी भी राजनीतिक दल का हो या व्हाट्सएप पर आई कोई वायरल न्यूज, ये 4 सवाल ही असली क्रिटिकल थिंकिंग की नींव बनाते हैं। आइए इन चारों सवालों को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला सवाल, इस दावे का सटीक प्रमाण क्या है? हर दिन अनगिनत फॉरवर्ड्स और क्लेम्स सामने आते हैं। किसी भी वायरल क्लेम को आगे शेयर करने से पहले रुककर यह पूछना जरूरी है कि भाई इसका सोर्स क्या है? क्या इसे इंडिपेंडेंट तरीके से वेरीफाई किया गया है? बिना पक्के सबूत के किसी भी बात को सच मान लेना ही आज के समय की सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरा सवाल, सत्यापित डेटा असल में क्या कहता है? देखिए, भावनाओं और पर्सनल ओपिनियन की आवाज बहुत लाउड होती है, लेकिन हमें एविडेंस यानी सबूतों को हमेशा उनसे ऊपर रखना होगा। जब कोई बड़ा दावा किया जाता है तो रॉ नंबर्स और वेरीफाइड डेटा को चेक करना चाहिए, ना कि सिर्फ उस बात पर बह जाना चाहिए जो सुनने में अच्छी लगे या जो एकदम से भड़का दे। तीसरा सवाल, इस नैरेटिव से असल में फायदा किसे हो रहा है? बड़े बड़े राजनीतिक नारों और अभियानों के पीछे हमेशा कोई ना कोई छिपा हुआ मकसद होता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि हम सरफेस से नीचे झांक कर देखें। ये समझें कि किसी खास कहानी को फैलाने से असल में पावर, पैसा या फॉलोअर्स किसके बढ़ रहे हैं। मोटिव समझना बहुत जरूरी है। और चौथा सबसे मुश्किल लेकिन यकीनन सबसे अहम सवाल, क्या मैं खुद गलत हो सकता हूं? क्या मेरे खुद के पूर्वाग्रह यानी मेरे बायस मुझे सच देखने से रोक रहे हैं? एक सच्चा क्रिटिकल थिंकर वो है जो अपनी खुद की पसंदीदा विचारधारा की कमजोरियों को भी स्पॉट कर सके। अगर हम सिर्फ वही बातें सुनते हैं जो हमारे विचारों को कंफर्म करती हैं, तो हम सच से बहुत दूर रह जाएंगे। और जब हम इन 4 सवालों को अपनी आदत बना लेते हैं, तब जाकर असली सफर शुरू होता है, आक्रोश से एक्शन तक का। हम महज एक भीड़ से निकलकर एक जागरूक समाज बनते हैं। अब वक्त है कि इस कच्चे अनफिल्टर्ड गुस्से को एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक आउटपुट में बदला जाए, और इसके लिए एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट की जरूरत है। इस बदलाव के 3 बहुत ही साफ स्तर हैं। पहला है व्यक्तिगत स्तर, जहां सिर्फ डिग्री के भरोसे न बैठकर AI और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी रियल वर्ल्ड स्किल्स को सीखना होता है। और सबसे जरूरी, अपनी इंफॉर्मेशन डाइट को सुधारना होता है। दूसरा है सामुदायिक स्तर, यानी सोशल मीडिया के इको चेंबर से बाहर आना, RTI का इस्तेमाल करना, वोट डालना और असली नागरिक कार्रवाई में हिस्सा लेना। और तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है प्रणालीगत, जहां हम सब मिलकर अपने संस्थानों को मजबूत करते हैं और एजुकेशन सिस्टम में असली सुधार की मांग करते हैं। तो अंत में एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कॉकरोच मूवमेंट का जो ये गुस्सा है वो पूरी तरह से जायज है और बहुत ताकतवर भी। लेकिन याद रखिए, गुस्सा सिर्फ एक अलार्म की तरह होता है, वो कोई सल्यूशन नहीं है। अलार्म का काम बस हमें जगाना होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस अलार्म को सुनकर हम वापस स्नूज बटन दबाकर सो जाएंगे, या फिर जागकर क्रिटिकल थिंकर्स की एक ऐसी पीढ़ी बनेंगे जो सबूत मांगती है, नए स्किल सीखती है और पूरे सिस्टम को जवाबदेह बनाती है। इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। अब सोचने की बारी हम सबकी है।